हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अंकित गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एडू स्टडी टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स की और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हुए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं सभी सवालों का जवाब पर्सनली रूप से देता हूं और सभी कमेंट्स को मैं पर्सनली रूप से पढ़ता हूं। तो इसी के साथ हम आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया था और उससे जुड़े हुए काफ़ी कंसेप्ट भी हमने देखे थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जा कर के आप उन लेक्चर को देख करके आप इस लेक्चर से अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? तो आज हम यहाँ पर रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी पावर और हीट के कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं। आज ही हमारे कंसेप्चुअल जो थ्योरी चल रही है उसका ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसके थ्योरी के क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। तो आप लास्ट तक इसमें बने रहिए, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग बना रहता है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, वो इस पूरे होल चैप्टर में बना रहता है। तो वो रहता है कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में बना रहता है कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टिविटी क्या होता है। तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक तरीके की रुकावटें हैं, यानी कि करंट को फ्लो होने में या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है उसको फ्री होने में बाधा पैदा करता है या बैरियर का काम करता है। और रजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। कैसे? देखो, रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ हम इसकी बारीकी देखेंगे, बारीकी देख के हम समझेंगे। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वाइल इट इज ए रेजिस्टेंस। यस, इट इज ए रेजिस्टेंस। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइटेड कर लोगे। ये कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर चूज किया है, जो हमारे पास कंडक्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और जो मटेरियल कौन सा चूज करा है, तो ये मटेरियल का रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है अपोज करने की, कि वो कितना अपोज कर रहा है करंट को। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जबकि मटेरियल का जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो है रजिस्टिविटी। यानी कि ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो फिक्स हो गया, ये तो चिपक के आ गया, या ये गिफ्टेड है। अगर हमने कोई मटेरियल चूज किया है तो ये गिफ्टेड है या इसके साथ में आएगा ही आएगा। यानी कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जो ये होगा ही होगा। अगर हमने कोई मटेरियल चूज किया तो कोई मटेरियल तो लेंगे, तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, ये किसी भी सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस है। यानी कि ये तो उस सर्किट के अंदर होगा, ये मस्ट है। इसको नहीं नकार सकते या इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वो कैसे करते हैं वो बात की बात है। एक बार ये मान लो मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया, ये मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया। जबकि ये जो रेजिस्टेंस है, मेरी बात समझो, ये जो रेजिस्टेंस है, हमने क्या बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, तो हम क्या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को चेंज नहीं कर सकते? हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में भी काफ़ी चीज़ें, तो मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा। ये हमारे हाथ में है, काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो देखो, प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं ना। हम तो हमारे हिसाब से जैसी ज़रूरत होगी, हमें अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, तो हमारे हिसाब से कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे कंडक्टर की प्रॉपर्टी, मतलब हम उसके लेंथ में परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसमें लेंथ में चेंज कर सकते हैं।
उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, या फिर उसके एरिया में चेंज कर सकते हैं, एरिया में चेंज करके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर हम उसकी रजिस्टिविटी में चेंज कर सकते हैं, विटी में चेंज करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, लेकिन रजिस्टिविटी तो फिक्स हो गई ना, लेकिन हम मटेरियल चूज करके तो उसकी रजिस्टिविटी को भी बढ़ा घटा सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, और रजिस्टिविटी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये कैसे मटेरियल को चेंज करते हैं, क्या होता है, ये बाद में एक बार देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, बोल दो ओके, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, अगर सबको याद हो तो जल्दी से रिपीट कर दो, हमने रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला चूज किया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने R = रो इंटू एल बाई ए। क्या निकाला था, रेजिस्टेंस = रो इंटू एल बाई ए। तो आप इस फॉर्मूले को देख करके पता लगा रहे हो ना कि R इज डिपेंडेंट ऑन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि रजिस्टिविटी पर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये कैसे करती है, क्या करती है, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके बोल दो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि हाँ सब ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ना। अब देखो ये चीज़ हमें पता है। अब एक चीज़ काम करो, अब यहाँ पे मैं आपके नोट्स बनवा देता हूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, ताकि आप जब भी पढ़ोगे तो आप बॉक्स से क्या सब चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं पिछले उसमें बना देता हूँ, ताकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे फिर वो रहेगा। तो आप एक बॉक्स बना लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लिख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज और रेजिस्टेंस डिक्रीज। कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, ये हमने तो बात कर ली है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लो अगर हमने क्या किया, यदि हमने मान लो क्या किया, एरिया, अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की, तो कब रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होगा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होगा, जब एरिया कम करेंगे। और रेजिस्टेंस डिक्रीज कब होगा, ध्यान करो कि चौड़ी सड़कें होंगी तो गाड़ियाँ आसानी से निकल सकती है। रुकावटें कब होंगी, तो चौड़ी सड़कें कब होंगी, जब एरिया बड़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ की। तो याद करो, लेंथ जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो उतनी ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स मिलेगी हमारे को, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेंगे, तो लेंथ ज़्यादा होगी तो हडल्स ज़्यादा होंगी, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लेंथ बड़ी होगी जब इंक्रीज होगा, है ना। और ये क्या होगा, याद करो, डिक्रीज होगी, शॉर्ट लेंथ होगी, जल्दी से पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक लाइट भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ओके। और ये क्या है, रजिस्टिविटी। अब बात कर लेते हैं रजिस्टिविटी की। मैंने अभी बताया कि रजिस्टिविटी क्या होती है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक तरीका क्या है कि रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होगा ना, मतलब तो रो ज़्यादा तो रो, यहाँ पे रो कम। अगर आर ज़्यादा करना है और आर कम करना है, उसकी शर्त है। तो ये ऐसे आपको याद हो गया, ये चार्ट फॉर्म में आपको याद हो जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक चार्ट फॉर्म में वापस से बता दी, पिछली बार भी बताया था मैंने आपको। तो एक तरीके से ये कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है, ये वाली चीज़ कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं रजिस्टिविटी को, अब हम ढंग से रेजिस्टेंस कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो एक काम करो, रजिस्टिविटी की नहीं, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ताकि डेफिनेशन से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक डेफिनेशन लिख लो, ताकि आपको अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिख दो कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रजिस्टिविटी। जो मैंने आपको बताया था ना, उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। अब बताते ना, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट
है ना, और उसका बताया था मैंने मटेरियल पर डिपेंड करती, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक समझ में आए कि होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द property of the conductor which oppose the flow of electric current while क्या बोलो, आप भी बताओ, मैंने बता चुका, वही लिख रहा हूं मैं तो। while resistivity is defined as the resistance defined as the resistance offered by the material per unit length for unit cross sectional area। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, इसका यहाँ पर क्या रहा जो हमने पहले बात कर चुकी कि रेजिस्टेंस क्या है। सर रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, और वो हमने बात कर ली किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की, और इस प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं एल बढ़ा करके, एल बढ़ा करके, एरिया घटा करके, उसकी रजिस्टिविटी, मटेरियल की रजिस्टिविटी चेंज करके। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब ये कंडक्टर क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये रेजिस्टेंस है क्या कि हमने कंडक्टर तो चूज कर लिया, लेकिन वो कितना अपोज कर रहा है, यानी कि अब उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है। आपने मटेरियल भी ले लिया, आपने लेंथ भी अपने हिसाब से रख ली, आपने उसके बाद वो भी रख लिया। अब उसके टोटल उसमें हर्डल्स कितने हैं, अब टोटल रुकावटें कितनी हैं, किसको फ्लो करने के अंदर, सर इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसको तो हम कह देंगे सर रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी है कि आप कंडक्टर चूज करने से पहले आप क्या चूज करते हो, मटेरियल। तो रजिस्टिविटी क्या है, वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जो फिक्स है, जो गिफ्टेड है, वो आएगा ही आएगा। किसके द्वारा आएगा, द मटेरियल हैज पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी बड़ा मटेरियल ले लो, किसी भी लेंथ का ले लो, छोटे से अगर कॉपर का 1 मीटर लेंथ का भी लोगे, 1 मीटर लेंथ का भी लोगे, तो उसकी रजिस्टिविटी वही है जो कॉपर के 2 मीटर लेंथ के वायर में होगी, इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की क्या होगी, सेम रो होगा, रजिस्टिविटी सेम रजिस्टिविटी होगी। अगर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हर चीज़ें बढ़ती है। पूरा जो चैप्टर है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की गई है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम केवल मटेरियल की बातें करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर भी बदलता है ना तो रजिस्टिविटी भी बदलती है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी, और कम टेम्परेचर होगा तो रजिस्टिविटी लो हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो रजिस्टिविटी डिपेंड तो उस पर करती है, लेकिन हम चैप्टर में कांस्टेंट टेम्परेचर है, पूरा चैप्टर कांस्टेंट टेम्परेचर पे भरा हुआ है, इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर भी सारे फॉर्मूले निकाले हैं और ये निकाले। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए हर बार, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ओनली ऑन मटेरियल, टेम्परेचर की बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की थी, याद करो ओम्स लॉ में क्या कहा था, ओम्स लॉ में कहा था कि व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, यानी कि सब कुछ कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो टेम्परेचर बदलने में सब कुछ चीज़ें बदल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस मैंने बताई थी, अब रजिस्टिविटी की बात करते हैं।
एक एक करके धीरे धीरे चल के बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल तो क्या है, मैथमेटिकल थिंग है। एक बार जब चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं रहता, न्यूमेरिकल सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है, 2+2 2+3, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। आप कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे? आप ये 4 चैप्टर पूरे ढंग से कर लो, जो 4 लेक्चर मैंने बताया वो 4 लेक्चर ढंग से कर लो, उसके बाद में किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके लिए कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दे, आपके लिए हलवा है वो, ठीक है। तो ओके, अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी जैसा कि मैंने बताया कि केवल किस पे डिपेंड करती है सर? मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अब मटेरियल के भी तो टाइप होंगे ना, मटेरियल भी तो फिर मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो फिर मटेरियल के भी तो टाइप होंगे। तो बताओ कैसे डिपेंड करती है? तो मटेरियल भी हमारे पास है सर, एक तो मेटल होता है, मेटल भी हम मेटल ले सकते हैं हम सर, हम अलॉय ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, हम नॉन मेटल चूज कर सकते हैं कि भाई मटेरियल हम कौन सा चूज करेंगे, वो है। तो हमारे पास 3 मेटल है हमारे पास, ये रे मटेरियल, मेटल है, अलॉय है और नॉन मेटल है। जैसा कि आपको नाम से ही पता है और जैसा कि हमने पहले बहुत बार बात कर ली कि मेटल क्या होता है, तो हमें पता है कि मेटल वो होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होता है ये क्या होता है सर? गुड कंडक्टर होता है। तो एक बात बताओ, गुड कंडक्टर है, अब तो हम बात कर चुके हैं ना सब चीज़ों की, तो गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा फ्लो कराएगा, यानी कि रजिस्टेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर रजिस्टेंस कम होगा, तो यानी कि रजिस्टिविटी भी कम होगी ना, हर्डल्स कम होंगे, तो रजिस्टिविटी क्या होगी इसके अंदर? क्या होगी? मिनिमम। रजिस्टिविटी क्या होगी इसके अंदर? मिनिमम। और ये आप जानते हैं अलॉय क्या होता है, अलॉय क्या होता है, ये अलॉय मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसकी क्या होती है, अलॉय क्या होता है। अलॉय जिसको नहीं पता उसके लिए मैं 1-2 मिनट में अलॉय भी बता दूंगा। तो अलॉय की क्या होगी? अलॉय की मीडियम होगी, ये ध्यान रख लो, बताओ आप, तो अलॉय की मीडियम होगी। और नॉन मेटल की आपको पता है दिस इज ए इंसुलेटर, एक गुड इंसुलेटर है ये, यानी कि करंट को फ्लो ही नहीं होने देते। तो एक बात होता है, इनकी सबसे हाई होने वाली है ना, यानी कि इनके अंदर तो भैया, इसके अंदर तो करंट जाने के बाद में रोती है, जाने नहीं देता है करंट को बिल्कुल भी। तो यानी कि इसके अंदर तो रुकावट है बिल्कुल, हर्डल पूरा का पूरा इसने तो बैरियर ही लगा रखा है। तो ये तो बिल्कुल इसके अंदर तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, तो रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी? ये मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से रजिस्टिविटी कैसी हो गई यहाँ पे, ये किस तरीके से ये हमारा कैसा हो गया रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी कैसे हो गई हमारी रजिस्टिविटी, यानी रो कैसी हो गई? रो हो गई मिनिमम टू मैक्सिमम, मैंने आपको बता दी मिनिमम टू मैक्सिमम का ये हो गई मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है सर। अब मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जिनको अलॉय के बारे में नहीं पता है। तो देखो अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है इफ यदि, यानी कि दो अलॉय आपने पिछली बार भी पढ़ा होगा कि अलॉय क्या होता है। अलॉय बेसिकली क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मेटल एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि मेटल प्लस मेटल मिलके अलॉय बनाते हैं, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके अलॉय बनाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं। ये क्या होते हैं? कैसे मेटल होते हैं? ये कैसे मेटल होते हैं? ये मैन मेड होते हैं, यानी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैन मेड होते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? अलॉय क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आप देखो, मेटल एक मेटल में दूसरे मेटल को मिला रहे हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलके कोई तीसरी ही प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि क्या किया जाता है कि जो ओरिजिनल, यानी कि जो प्योर मेटल है उसकी जो प्योर मेटल है ना, उसकी क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी प्रॉपर्टी में, प्योर मेटल की क्या प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए, यानी कि जो प्योर मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए, हमारे अकॉर्डिंग लाने के लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं मेटल के, ठीक है। अब एक बात होता है, मेटल में नॉन मेटल मिल रहा है या मेटल में मेटल मिल रहा है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही तो उसकी रजिस्टिविटी होगी। यहाँ से भी आप पता कर लेना, इन दोनों के बीच में ही तो रजिस्टिविटी होगी, यानी कि इस मेटल और फिर इसमें नॉन मेटल मिला
तो नॉन मेटल मिला तो भाई इन दोनों के बीच में ही तो उसकी रजिस्टिविटी लाई करेगी, तो हम क्या कहते हैं, मीडियम होगी ना, इस कारण इसकी मीडियम होती है। ऐसे भी ध्यान रख लोगे आप। अब जिसको पता है कि एलॉय क्या होता है कि सर मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, तो हाँ मेटल में और नॉन मेटल मिले तो नॉन मेटल की सबसे कम होती है, मेटल की ज़्यादा होती है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी मिली तो रजिस्टिविटी इन दोनों की कम हो गई। और ऐसा क्यों किया जाता है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आगे चैप्टर में, इस चैप्टर में काम आएगा। तो एलॉय इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी में चेंज किया जाए। जैसे मान लो स्टील होती है, स्टील और आयरन में जब कार्बन को मिला देते हैं, कुछ परसेंटेज कार्बन मिला देते हैं, तो स्टील की स्ट्रेंथ बन जाती है। जबकि स्टील क्या है, इट इज एलॉय। तो स्टील क्या होता है, स्टील में रस्ट नहीं लगती है, जंग जल्दी नहीं पड़ती है, और वो हार्ड और काफ़ी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम करना हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या होता है, किसी का हायर मेल्टिंग पॉइंट बनाना हो तो कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, ये सवाल अगर बहुतों के दिमाग में रहता है कि अलॉय क्या है, ये अलॉय समझ में आ गया। अब हमें ना इसका भी, इस रजिस्टिविटी का भी हम क्या कर लेते हैं, एक वो बना देते हैं, टेबल बना लेते हैं आपके पास, ताकि आपको ये फिर देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये होता है, ये होता है। बार बार फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फिर बच्चा जब देखता है ना तो बोले हाँ ठीक है ये हो गया। फिर उसको पता लग जाता है कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ये इतना ही पढ़ना था। तो एग्जाम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाता है। भाई जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा वो देखा, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन टेबुलर में समझ में आ जाता है हमारे को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, यहाँ पर वापस लिख दो। यहाँ पे कंडीशन, कितना टाइम लग जाता है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, एक बार पढ़ लो फिर भूल जाओ, क्योंकि फिर दोबारा जब एक बार समझ में आ गई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रो इंक्रीज, पूरा नहीं लिखते हैं अपन, और रो डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर भी ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, टेम्परेचर और मटेरियल, ठीक है। तो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रो बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पर रो घटता है। जबकि मटेरियल का हम सीक्वेंस लिख देते हैं, कि बढ़ रहा कब है, कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम लिख देते हैं इसमें, क्योंकि इंग्लिश पूरी नहीं आएगी। बढ़ता हुआ क्रम क्या है, मेटल, फिर उसके बाद में अलॉय, और उसके बाद में नॉन मेटल। लिखो, बनाओ, अपना भी नोट्स बनाओ, मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ये घटता हुआ क्रम हो गया, ये घटता हुआ क्रम हो गया। कि घटते हुए क्रम में कैसे बताओगे, ये तो रेजिस्टेंस क्या है, ये रजिस्टिविटी तो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में कैसे आएगा, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना होगा। तो आपसे ये भी पूछा ना, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन होता है ये भी, कि नॉन मेटल से अलॉय की तरफ जाना है, फिर अलॉय से किसकी तरफ जाना है सर, मेटल की तरफ जाना है। हो गया ये कन्फ्यूजन दूर आपका, हो गया, अच्छे से कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, ये चीज़ें हो गई। ये हमारे रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक आपके उसमें लिस्ट भी दे रखी है ना, देखो मैं आपको उसको दिखाता हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको। एनसीईआरटी में लिस्ट दे रखी है, ये देखो, ये लिस्ट देख लो आप, देखो और पता करो कि किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है ना। देखो कंडक्टर दे रखे हैं, हमने क्या बोला था सर, कंडक्टर की सबसे, देखो कंडक्टर दे रखे हैं, कंडक्टर की क्या होती है, सबसे कम होती है, फिर अलॉय की, और फिर इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है। कैसे पता करोगे कि इंसुलेटर की ज़्यादा है कि नहीं है, सिल्वर की देखो सबसे ज़्यादा है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा कितनी, 10⁻⁻⁸, ठीक है। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है इसको। अलॉय देखो 10⁻⁻6 दे रखी है, इंसुलेटर ये है 10⁻10 और 10⁻14 है, ठीक है, ये देखो। और जबकि अलॉय की देखो 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6, बस इतनी ध्यान रखनी है। ये देखो 10⁻8, 10⁻6 और ये 10⁻14, 10⁻17, इतनी ज़्यादा है। सोचो ये पॉजिटिव में है और ये जबकि नेगेटिव में है। सिर्फ यही इतना सा ही ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखता है, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये पूरी याद नहीं करनी है कि ये पूरी है क्या,
एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जिसके पास कॉमन सेंस होगा, जिसने ये पूरा कंसेप्चुअल समझा है, वो बिना इस जो मैं ये जो इसने जिसने ये टेबल नहीं देखी है वो भी बता देगा। तो देखो नया क्या बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यानी क्या मैच करना है, मान लो 1, ये 2, या हाइपोथेटिकल है, देखो कैसे आंसर दोगे आप, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया मेटल, नॉन मेटल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जल्दी सी कि क्या आंसर लगता है तुम्हारे को, है ना। और अलॉय कमेंट किया करो आप, कोई भी डाउट हो वो भी पूछ लिया करो, कोई और दूसरी बात हो वो भी पूछ लिया करो, मैं सबके सवालों का जवाब देता हूँ। और आप भी खुद से भी आंसर दे दिया करो, या तो कोई पूछा है तो भी, या वैसे भी कोई कंसेप्ट नीचे आप लिख दिया करो, ठीक है। तो मेटल, अब मैंने दिया कि 1 में मैंने लिख दिया, मान लो 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 2 और 10 टू पावर 5, ठीक है। अब आंसर दो नीचे कमेंट बॉक्स में कि किसका कौन होगा। अब इनको मैच करना है, तो देखो मैच करना है तो मैं मैच कर सकता हूं। अब इनको मैच करना है तो देखो मैच कैसे करेंगे। जिसने नहीं पढ़ा, जिसने टेबल कुछ भी नहीं देखा, तो एक हाइपोथेटिकल है, कैसे करेंगे, कोई भी आंकड़ा दे देगा, अब उसको लगेगा कि ये तो मेरे को पता ही नहीं है कैसे होती है। देखो मेटल की हमेशा सबसे कम होती है, और सबसे कम माइनस में ये देखो -14 वाली, ये सबसे कम हो गई ना, सबसे कम है ना, -14 सबसे कम है, माइनस में है तो माइनस में जितनी ज़्यादा पावर होगी वो सबसे कम होगी। तो ये हो गया सर। नॉन मेटल की तो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है सर, 10 टू पावर 5, यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो पॉजिटिव में ही आ गई, पॉजिटिव में ही है, ठीक है। सर अलॉय की कितनी है, अलॉय की तो मीडियम होती है, यानी कि देखो ये मीडियम हो गई। इस तरीके से मैच करेंगे। ये मैंने हाइपोथेटिकल पूछा था, मतलब ये आंकड़े वो नहीं है, वो तो देगा तुम्हारे को 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -17। तो असली आंकड़े हो जाएंगे कि ये तो हो जाएगी, ये तो मैच करोगे आप किससे, मेटल से। देखो वैसे ही कर लिया ना, ये मेटल की सबसे कम -8, फिर मीडियम में किसकी है सर, ये अलॉय की। तो क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। और +17 है ये, ठीक है, प्लस के 17 बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो सर ये तो इंसुलेटर की होती है, और वो कौन होते हैं, नॉन मेटल। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को, हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो मेरे को नहीं लगता अब किसी को इसके बाद में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छूटता जो उसको नहीं आएगा, बस आपको ढंग से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वापस आप कमर बांध लीजिए, ठीक है। तो ये देखो अब बात करेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इसको भी बड़े आराम से तसल्ली से समझेंगे एक एक चीज़ को देखते हुए, ठीक है। देखो करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, पहले तो देख लो करंट के इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। करंट के इफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, या देखो पहला कौन सा होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो कि आपके इसी के चैप्टर के अंदर, आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कौन सा है, चैप्टर नंबर 13 में, मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा कौन सा है, जो हम पढ़ के भी आए हैं एक बार ही, तो कौन सा है बताओ, कौन सा है, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमने पढ़ा था ना, देखो H2O के हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी, तो ये H2 यानी कि वो उसमें टूट गया था ना आयंस में, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त हुई थी, याद करो। याद करो, ये टूटा था ना, इस तरह के इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और हमने क्या बनाई थी, यहाँ पर क्या बनाई थी, आपको याद हो तो तुम, आपको क्या मुक्त हुई थी, फिर हमारे पास क्या मुक्त हुई थी, हमारे पास H2 प्लस O2 गैस मुक्त हुई थी, ठीक है। इसको हमने कौन सा बोला था, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। याद करो, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती थी, केमिकल इफेक्ट कैसे, करंट ही तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो चलाई थी हमने,
इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हमने इसको बोला था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है सर? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? ये है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट होता क्या है? अब करंट से हीटिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है वो देखेंगे। और हीटिंग इफेक्ट होता है क्या है? जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास कोई भी, आपके पास जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है या टीवी है, आपने देखा है कि जब भी आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो, चार्जिंग में लगाने के बाद में जब बहुत देर तक उसको रख देते हो तो आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेरा फ़ोन तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो कैसे हुआ? वो इसीलिए ही हुआ कि जो करंट, जो हम उसमें करंट क्या दे रहे थे, चार्जिंग करके हम उसमें क्या दे रहे थे, हम उसमें करंट ही तो फ्लो करा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा करंट फ्लो, जैसे करंट फ्लो हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ? रेजिस्टेंस था। एक हर अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ, वहाँ पर हीट मिली। लेकिन ये जो हीट है, अब ये जो हीट है हमारी, ये वाली बात समझ में आएगी, हीट वाली बात, हाँ। तो अब ये जो हीट है, ये जो हीट निकली है, ये क्या हम किसी काम में लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। तो ये हीट कैसी हो जाती है? ये हीट वेस्ट हो जाती है। अब आप जैसे कोई साइंटिस्ट था, उसके हाथ में मोबाइल था और वो गर्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी देने पर, उसने कहा यार ये तो वेस्ट हो जाती है, तो क्या अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस वेस्ट जो एनर्जी है, जो वेस्ट एनर्जी या वेस्ट हीट है, ये वेस्ट जो हीट एनर्जी है, क्या मैं इसका कोई यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने इसका प्रैक्टिकली यूज़ किया। वो हम देखेंगे, प्रैक्टिकली यूज़फुल बनाया अपने लिए। और आपको तो पता है मानव कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देता, हर चीज़ का अपने लिए उपयोग में ले लेता है, ठीक है। तो हमने इसको भी वेस्ट नहीं जाने दिया है और हमने इसको उपयोग में ले लिया। वो कैसे लिया है? तो जब उसने देखा कि भाई इस तरीके से वेस्ट हो रही है, होती है ना मोबाइल में, इन सब में, तो उसके लिए तो फिर हम क्या करते हैं, कूलेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारा इससे कोई काम नहीं। आप देखो, उसने फिर आप जैसे आदमी ने क्या सोचा कि अब इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जब ये हीट निकलती है तो इलेक्ट्रिसिटी से, तो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो अब सुनो क्या हुआ कि अब एक फिर पहले तो ये देखते हैं कि पहले मैं आपको, क्योंकि हम कोई भी, आपको पता है कि हम कोई भी जो कंसेप्ट समझना होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में समझते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो मैं क्वेश्चन फॉर्म बना रहा हूँ कि ये क्या करना था अपन को, हाउ करंट अफेक्ट हीट एनर्जी, ये दे देते हैं अपन। तो हीट एनर्जी में कैसे, मतलब हीट एनर्जी कैसे बन रही है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आप ये समझो कि आपको मैंने बताया था कि जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, आपको बताइए इलेक्ट्रॉन थे और ये एटम्स होते हैं। ये एटम्स हमने देखे थे, एटम्स, ये एटम्स है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाले। अब हमने क्या किया था, हमने हमारे पोटेंशियल डिफरेंस से उसको बुलाया था, पोटेंशियल डिफरेंस को, और हमने क्या बोला था, इसको धक्का मारने के लिए कहा था, याद आ रहा है? इसको धक्का मारने के लिए कहा था। अब इसने धक्का मारने का काम किया था, याद करो, वर्क किया था, इसने धक्का मारा था इनको, इलेक्ट्रॉनों को। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारा तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर फ्लो हुआ। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, मूव होने हुए। तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई सर? काइनेटिक एनर्जी आ गई। मूव होने पर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन में क्या आई? काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई तो ये क्या हुआ, एटम से भिड़ने लगे, ये इस एटम से भिड़ने लगे, इस एटम से भिड़ने लगे। और आपको पता है आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किससे भिड़ रहे हैं? एटम से भिड़ रहे हैं। रास्ते में एटम आ रहे हैं और भिड़ रहे हैं। मान लो किसी के ट्रैफिक लाइट बहुत ज़्यादा है या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर रखी है, आप किसी से भिड़ोगे, कोई आपसे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी ना, होगी, और कोई थप्पड़ भी मार देगा तो आप हीट हो जाओगे, है ना। ऐसे याद रख लो, आपको कोई थप्पड़ मार देगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, हीटअप हो जाओगे। तो ऐसे ध्यान रख लो कि उसकी स्पीड स्लो हुई, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जैसे आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कमी आई। काइनेटिक एनर्जी में क्या आई? कमी आई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आई वो बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई अनदर एनर्जी में। ट्रांसफर हो गए अनदर एनर्जी में, जिसका नाम है हीट एनर्जी, जिसका नाम है हीट एनर्जी। और आपने सुना है लॉ ऑफ, यहां पर लगता है लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपने सुना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है। एनर्जी को केवल क्या किया जा सकता है, एनर्जी को केवल एक फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से, वन फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, दूसरी फॉर्म में क्या किया जाता है, केवल चेंज किया जा सकता है। केवल ये ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएटेड होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। अब आपको समझ में आ गया, धक्का मारते काइनेटिक एनर्जी मिली तो कोलिजन हुआ, एटम से कोलिजन हुआ। किससे कोलिजन हुआ, एटम से कोलिजन हुआ। जो इसके अंदर मौजूद एटम है, ये रहे एटम्स, ये एटम से क्या हुआ, जो इसके अंदर एटम थे, एटम से जिसमें से वो कूद के आए थे वो थे, तो एटम से कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद स्पीड स्लो हुई का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कमी आई, और काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, हीट एनर्जी में बदल गई। उसके थप्पड़ पड़ा था, थप्पड़ पड़ने के बाद में आदमी वैसे भी हीटअप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट हुआ। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे ईजी कोई नहीं समझाएगा, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर के असली काम की, लेकिन असली चीज़ तो कंसेप्ट में छुपी होती है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जूल्स लॉ की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन से बैठ जाओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है और आपको इसमें भी रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझोगे उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, है ना। बस बिल्कुल बने रहो इस वीडियो में, लास्ट तक देखो। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, हर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वन शॉट में आप चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चंस किस तरीके का पूछा जाता है आपसे। एक तो पूछा जाएगा जूल्स लॉ का स्टेटमेंट, व्हाट इज जूल्स लॉ, यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा व्हाट इज जूल्स लॉ, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा आपसे, सेकंड आपसे पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन, यानी कि इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करके बताना होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले प्रूफ करेंगे और स्टेटमेंट निकालेंगे, वो प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, यही तो बात है। तो आओ कैसे डेरिवेशन करेंगे, कितना इजी वे में डेरिवेशन करेंगे मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो देखो क्या था, ये बार बार लिखने का क्या फायदा होता है, हमें याद होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ रहा है वो अपने से, है ना। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I² RT, ये होता है। ये हमें क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, I² RT को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करोगे आप इसको प्रूफ। तो पहले तो सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है ना, मैं आपको इसको इधर बना देता हूं, छोड़ो दोबारा दूसरे चैप्टर उसमें चलते हैं, मैं आपको ढंग से समझाता ना, यहाँ पे होच पोच हो जाएगी इसलिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और इसका हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करो, यानी डिराइव करो किसको, H बराबर I² RT को, ये प्रूफ करना है हमारे को। अब देखो, अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले पढ़ लिए आपने, उन फॉर्मूलों को एक बार लिख लो, क्या 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 फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, याद करो क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या आपने ये नहीं पढ़ा V बराबर IR, ओम्स लॉ वाला पढ़ा है आपने, ये नहीं पढ़ा V बराबर क्या होता है, काम करता है ना, वर्क करता है, तो वर्क अपॉन Q पर वर्क करता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ा है आपने, इसलिए मैंने आप वो कर रहा ज़्यादा। और करंट का पढ़ा है आपने, करंट क्या होता है सर, इट इज़ ए पर सेकंड फ्लो, किसका, चार्ज का, Q/T, ये हमें याद है, हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे को पता है कि मैंने साइड में लिख दिया। अब देखो करोगे कैसे, देखो हीटिंग से आपको क्या पता है, हीटिंग से आपको क्या याद आया कि सर इट इज़ ए एनर्जी। हीटिंग क्या है, एनर्जी है। और आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू
एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज ए एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, यही तो होता है एनर्जी। तो काम करने की जो क्षमता है, जितनी एनर्जी, अगर एनर्जी उसके पास है तो काम करेगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ वर्क हमने कहाँ पढ़ा है, वर्क को हमने कहाँ पढ़ा है? सर वर्क को मैंने पढ़ा है इसके फॉर्मूले में, बस कुछ नहीं है, यहाँ से शुरुआत हो जाएंगे। भाई हम एग्जाम में गए और हम भूल गए कि अब कहाँ से क्या था, तो मैंने बताया हीट से याद आ जाएगा आपको। सर हीट क्या एनर्जी है, हीट क्या एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है वर्क के बराबर। तो वर्क वाला फॉर्मूला देखना है तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो मैंने लिख दिया V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम सर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये देखो अब हमें किस में लेके आना है, हमें I में, R में और T में लेके आना है। हमारे फॉर्मूले में कहीं Q है क्या, हमारे फॉर्मूले में कहीं Q है क्या? सर फॉर्मूले में Q नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होती है ना, जो चीज़ नहीं होती है हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि Q की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू कुछ रख देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे या यहाँ से पुट कर दोगे। देखो इसमें I और T है, इसमें भी I और T है, हमारे फॉर्मूले में I और T है, तो I और T, तो Q बराबर I, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे I इंटू टी, I इंटू टी निकाल दिया आपने। तो यहाँ क्या रख दोगे सर, V बराबर W बाय, तो यहाँ क्या आ गया I इंटू टी। मैंने आपको बताया ना इस वाले फॉर्मूले से, मैंने लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, ठीक है। V बराबर W बाय, अब ये जगह कम पड़ रही है तो कोई बात नहीं, W बाय क्या था, W बाय Q की जगह क्या रखा आपने, Q की जगह आपने रखा I इंटू टी, ये हो गया I इंटू टी, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, I इंटू टी और W को देख करके कुछ लग रहा है आपको कि कुछ है? अब इससे आगे क्या कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास R भी लेके आना है, तो V बराबर आई आर। देखो अब हमें R भी लेके आना है, तो इसकी क्या हमें V चाहिए, हमारे फॉर्मूले में क्या V है, क्या हमारे फॉर्मूले में V है, नहीं है। तो इसको भी क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे, इसको भी रिप्लेस कर दो, इसकी भी वैल्यू पुट कर दो। तो V बराबर क्या पुट कर देंगे यहाँ से, आई आर, ओम्स लॉ से ऐसे लिख देंगे कि V बराबर आई आर है ये, ठीक है। तो मैं भी समझा रहा हूँ, फिर वापस से दोबारा मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। आई आर ये पुट करना बता रहा हूँ कैसे पुट करते हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, आई आर इंटू आई टी, ये हो गया, ठीक है। अब एक बार बताओ W बराबर क्या लिख सकते हैं हम, W बराबर क्या लिख सकते हैं सर, W बराबर आई स्क्वायर R और T लिख सकते हैं। जबकि W क्या है, हमारा वर्क जो था किस में चेंज हो गया था सर, हीट में चेंज हो गया था, हमारा वर्क किस में चेंज हो गया था, हीट में चेंज हो गया था। तो हम लिख सकते हैं सर H बराबर आई स्क्वायर R T, तो हैंस प्रूफ्ड। अब मैं आपको इसको फास्ट करके बता देता हूँ जल्दी सी, ताकि ये तो मैंने समझाया था किस तरीके से हम पुट करते हैं और क्या करते हैं। दोबारा से आ जाओ जूल स्लो में, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। किसका, हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है सर H बराबर आई स्क्वायर R T, हीट लेके आनी है, ये लेके आनी है। हीट क्या है, एनर्जी। तो हमने देखा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और हमारे पास वर्क क्या है, हमने फॉर्मूला लिख लिया, हमारे V का फॉर्मूला लिख लिया, V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है, V बराबर W बाय Q, और हमने लिख लिया I बराबर Q बाय T, लिख लिया, ठीक है। अब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, तो यहाँ वर्क लिख लिया। तो वर्क से शुरुआत करेंगे, मतलब क्या लेंगे, मतलब वर्क से शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या पकड़ लिया, V बराबर, तो हमने कहा V बराबर W बाय Q, इससे शुरुआत की। Q हमारे फॉर्मूले में Q नहीं है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो Q कहाँ है हमारे फॉर्मूले में, यहाँ, तो Q बराबर आई टी, ठीक है। तो V बराबर W बाय आई टी, ठीक है। फिर हमारे फॉर्मूले में V नहीं है, तो V को भी रिप्लेस कर दिया, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से हमारे तीनों फॉर्मूले यूज़ हो गए ना। तो V बराबर आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू W बाय आई टी। बहुत इजी वे में बता दिया मैंने आपको, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो W बराबर क्या हो गया सर, आई स्क्वायर R T हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये वर्क को किसके बराबर लिख सकता हूँ, वर्क को हीट एनर्जी के बराबर लिख सकता हूँ। तो H बराबर आई स्क्वायर R T
जी सर बिल्कुल प्रूफ हो गया, बस आपको स्टेटमेंट में लिख देना है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं जूल्स लॉ में, ठीक है। अब स्टेटमेंट देने की बात आती है तो स्टेटमेंट भी दे देंगे, हम स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने क्या प्रूफ कर लिया कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब मेरे को बताओ स्टेटमेंट कैसे दोगे आप, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे दोगे, ये हीट क्या है, हीट क्या है मेरे को बताओ। हीट फ्लो हो रही है ना, हीट निकल रही है ना, हीट निकल रही है, कैसे निकल रही है कि भाई आई स्क्वायर के, आर के और टी के। यहाँ तक समझ में आया ना आपको, मतलब ठीक है ना, यहाँ तक समझ में। आप इसको लिखना है, शब्दों में लिख दो, आप शब्दों में तो लिखना है, लिख सकते हो ना, या मैं लिख के बताऊं, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि इन्हें कंडक्टर हीट इज, मतलब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इन ए कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस, हीट इज डायरेक्टली proportional to square of current। ये स्टेटमेंट तो लिखना था, स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम पीरियड of flow of current। This is a Joule's law of heating। इट इज़ अ वेरी सिंपल। बस आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स जितने की भी होगा वो मिल जाएंगे। आप प्रूफ करो, प्रूफ करने के बाद स्टेटमेंट लिख दो, ये हो गया। कितना सिंपल था भाई, यही तो है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। बस इसको स्टेटमेंट लिख दिया। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ूँ तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि हाँ सर सब ठीक है, सब सही हो गया, तो लाइक कर दो। और कुछ सवाल हो और कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तभी तो मुझे आपके फीडबैक से पता लगेगा कि और किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या ये तरीका बेस्ट है, या और वीडियोस बनाए जाएं। जो भी आप कमेंट दोगे और जो भी फीडबैक दोगे वो हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अब ये बात आती है कि इसके एप्लीकेशन की। अब हमने ये तो बात की थी हीट के एप्लीकेशन की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता दिया उसने। क्या बताया था उसने बताया कि सर H इक्वल्स टू आई स्क्वायर R और T। अब यहाँ पर मेरी एक बात सुनो, यहाँ सारा खेल जो है ना एक चीज़ से चलेगा। मेरे को ये बताओ, आई को हम क्या बड़ा घटा सकते हैं क्या? आई को क्या हम बड़ा घटा सकते हैं क्या? कमेंट करके बताओ आई को कैसे बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, आई यहाँ पर बोल रहा है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि आई को बढ़ाओगे और घटाओगे तो क्या H बदलेगा? मेरे को बताओ, आई को नहीं बड़ा घटा सकते ना, आई तो डिपेंडेबल है, आई डिपेंड करती है। मैंने पहले ही बताया था आपको, आई डिपेंड है कि किस पर डिपेंड करती है। आई पहले देखती है कि वोल्टेज कितना है, आई देखती है कि वोल्टेज कितना है, फिर आई देखती है किसकी तरफ, आई देखती है फिर रेजिस्टेंस की तरफ कि रुकावट कितनी है, तभी मैं फ्लो उतनी फ्लो होंगी या उतनी फ्लो होंगी मैं, हैं। तो वोल्टेज कितना है। और देखो हमारे घरों में जैसे मान लो हमारे घरों में क्या होता है 220 वोल्ट, ये तो फिक्स ही कर देते हैं ना, 220 वोल्ट आ रहा है, ये तो फिक्स है। जब वोल्ट फिक्स है तो एक बात बताओ,
आई को क्या चेंज करेंगे, कैसे आई फिक्स हो गई है, और रेजिस्टेंस को जब हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तभी तो आई बदलेगी ना। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस की कहानी है। और टाइम भी हमने बोल दिया कि कांस्टेंट है, मतलब एक कुछ समय तक के लिए बाहर है हम। ये तो सही है कि भाई एच टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एच आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितने समय तक के लिए बाहर है ये हमारे हाथ में है ना पहले तो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट समय के लिए बह रही है, और आई जो है डिपेंड करती है रेजिस्टेंस कितना है और वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो यानी कि मेनली जो हीट है ना, मेनली जो हीट का सारा खेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब सारा खेल हम करेंगे आर के, यानी कि जितना ज़्यादा आर होगा ज़्यादा रुकावट होगी तो ज़्यादा हीट होगी। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा जो गेम खेलने वाला है वो ये फैक्टर है। इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हमारे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कैसे भी करके हमारे अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जिससे हमें क्या चाहिए, जिससे हमें क्या नीड होगी, जिससे हमें हीट की नीड होगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर कौन से अप्लायंस पढ़ने हैं, आपको 3 ही अप्लायंस पढ़ने हैं। एक आपको बल्ब पढ़ना है, एक आपको फ्यूज़ पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है क्या, बल्ब हो गया, फ्यूज़ हो गया, और एक आपको पढ़ना है हीटिंग एलिमेंट ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये किसका बना है, ये इसका बना है तो क्यों बना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया कि भाई आर ही क्यों, आर ही इसलिए क्योंकि मेन फैक्टर आर ही है। आर जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, हीट उतनी ज़्यादा वो कोलिजन करेंगे एक दूसरे से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आर क्यों, ठीक है। सारा खेल आर का हो गया अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्ब और इनकी, ठीक है। तो कौन से बल्ब की, पहले आपके बल्ब की बात कर लेते हैं। ये बल्ब रहा आपका। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके बल्ब के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ इस बल्ब की, तो ये जो जिस तार का बना हुआ होता है ना, जिसको बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं इसको। अब ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये जो फिलामेंट है ना, एक मेटल का बना हुआ है ये, जिसका नाम है टंगस्टन, ठीक है। ये टंगस्टन का बना हुआ है। ये मेटल कौन सा है, ये टंगस्टन मेटल है, ठीक है। अब ये टंगस्टन का ही क्यों बनाया है, तो इस टंगस्टन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्योर मेटल ही है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो ये अपने पास में हाई हीट एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। अब ध्यान रखो कि ये हाई हीट एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, हीट तो नहीं तो ये खुद ही गल जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बहुत देरी में गलना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो बहुत देर लगाता है मेल्ट होने में। कईयों को ये नहीं पता हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया वो मेल्ट होने में बहुत टाइम लगाएगा, यानी कि उसको गर्म करते जाओ बहुत हज़ारों के अंदर उसको हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए जाओ तो भी वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता ये जल्दी से, ठीक है। ये हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी थी ये चीज़। तो फिर क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा हीट को होल्ड करके रखा अपने पास, तो हीट को होल्ड करने के कारण क्या होता है, अब एनर्जी को कहीं ना कहीं तो वो छोड़ेगा ना। मैंने सारी एनर्जी सब कुछ भर ली, अब मैं उसको कहीं तो वापस बाहर फेंकूंगा ना, तो वो क्या करता है, हीट होल्ड होती है, उसके बाद हीट होती है, और जब भी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होती है, ग्लो करने लगती है। फिर वो इस कारण क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। ये बल्ब की कहानी हो गई। आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए जनाब कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट का नाम, उसके फिलामेंट के एलिमेंट का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर टंगस्टन है। तो ये बोले टंगस्टन ही क्यों चूज़ करते हैं, टंगस्टन इसलिए चूज़ करते हैं सर क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है,
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट को अपने पास स्टोर करके रख सकता है। और जब स्टोर बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाती है तो वो ग्लो करने लगती है और वो जो वायर या एलिमेंट है वो भी नहीं पिघलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण हम इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका बल्ब का क्वेश्चन और आंसर हो गए। ठीक है सर। तो अब दूसरा आपका है फ्यूज़ को मैं समझा देता हूँ, फिर इसको मैं एक बार लिस्ट बना के लिखवा दूंगा। फ्यूज़, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़। आपने कहीं ना कहीं इसको फ्यूज़ को देखा होगा। आजकल सभी अप्लायंसेस में, सभी जो घरेलू उपकरण है ना, जितने भी घरेलू उपकरण या कोई भी उपकरण है, कारों के अंदर A to Z जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पर हम इस तरीके के फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। इस तरीके के फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो अब इसकी खासियत पहले समझो काम क्या करता है। काम ये करता है कि जो भी हमारा कॉपर वायर होता है ना, जो भी हमारा कॉपर वायर या जितनी भी वायरिंग होती है वो इसके यहाँ पर कनेक्ट होती है, एक तो यहाँ कनेक्ट होती है और एक यहाँ पर कनेक्ट होती है। इस तरीके से मान लो ये रहा हमारा सर्किट, ये पूरा सर्किट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ये इनपुट है और ये क्या हो गया, ये सर आउटपुट है। ठीक है। यानी कि यहां से हमारी क्या आ रही है सर, करंट आ रही है या वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रही है। ठीक है। और यहां से हमारी करंट जा रही है। ठीक है। तो मान लो किसी कारण से करंट ज़्यादा हो जाती है, किसी कारण से ज़्यादा करंट हो जाती है, तो अगर मान लो ये नहीं लगा हो तो हमारे जितने भी घरों के, ये जो हमारा घर है या कहीं भी जहाँ भी सप्लाई हो रही है, जहाँ पर अलग अलग अप्लायंसेस हैं, वो सभी ख़राब हो जाएंगे ना, ज़्यादा जाएगी तो ख़राब हो जाएंगे ना। तो इस ख़राब को बचाने के लिए, यानी ज़्यादा करंट फ्लो ना हो, इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्किट को ब्रेक करना होगा ना, कि बीच में से कोई सर्किट ब्रेक हो जाए। जैसे ही कोई करंट ज़्यादा आती है तो सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए। तो अब हमें एक बात बताओ कि कोई एक ऐसा मेटल लेना होगा या कोई एक ऐसा मटेरियल लेना होगा जो कि क्या होगा, ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा हीट में, ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा हीट, तो ज़्यादा हीट में क्या हो जाए, पिघल जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो हम यहाँ पर एक लेते हैं कि पहले तो समझो क्यों, क्योंकि वो लेंगे हम जिसका मेल्टिंग पॉइंट, वो लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। पर पहले उसका तो क्या था, हाँ कम हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सर, कम हो। ठीक है। तो एक बात बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट, तो हमने एक ऐसा अलॉय बनाया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉपर वायर थे। ज़्यादातर वायरिंग किसकी होती है, ज़्यादातर वायरिंग होती है सर कॉपर वायर की वायरिंग होती है। तो देखो ये तो पिघलेंगे नहीं, लेकिन इससे कम होना चाहिए ना, इस कॉपर वायर से कम होना चाहिए इस नाइक्रोम का, इसका होना चाहिए ना, इसका कम। तो देखो मेरे को जवाब दो कि अगर कॉपर वायर है और ये है, अगर मान लो कि करंट आई, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो की, तो ये तो नहीं पिघलना चाहिए, ये तो नहीं पिघलेगा। तो इससे कमी होनी चाहिए ना मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर से कमी होनी चाहिए ना, कॉपर से कमी होनी चाहिए ना। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर कॉपर से कम होनी चाहिए, ताकि इसमें से यहाँ पर फ्लो हो जाए, और यहाँ फ्लो होगी, जैसे यहाँ है तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाए और आगे ना जाए करंट। ठीक है। तो वो कौन सा होता है, कॉपर और प्लस निकल का, वो एक एलॉय बनाया, फिर हमने ऐसा बनाया, तो कॉपर से कम होनी चाहिए इसलिए हमने बनाया कॉपर प्लस निकल को बना करके बनाया हमने, कॉपर और निकल को मिला करके बनाया ऐसा एलॉय। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक होने के कारण हमारे अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते हैं। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्यों मिलाया। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं देखो मैं इसको एक सर्किट भी समझा देता हूँ, आपका सर्किट भी है, ये रहा। अब आप देखो, ये नहीं है सर्किट, छोड़ो, ये नहीं है, ये मतलब ये जो पहले फ्यूज़ होते थे ना, जो पहले फ्यूज़ होते थे उसका है ये। ठीक है। तो ये पहले फ्यूज़ हुआ करते थे, उसका तो ये थोड़ा उसका है इस तरीके से। देखो अब क्या हुआ, जैसे ये सर्किट यहाँ से जा रहा है, वायर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, यहाँ से वायर। अब आप देखो कि जैसे ये वायर गया तो ये टूट गया, ये मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया ना। देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको,
ये मेल्ट हो गया, देखो ये मेल्ट हो गया ना, मेल्ट हो गया तो अब आगे जाएगी क्या करंट, तो अब करंट आगे नहीं जाएगी, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। तो ओवरलोड हो जाता है ना, जब ओवरलोड में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, ओवरलोड में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ तक ही समझना है बस आपको, ठीक है, ये हो गया। अब आपका तीसरा आ जाता है हीटर। अब समझो ये हीटर क्या होता है, सबने देखा होगा ये हीटर, तो सर्दियों में है ना सभी लोग इसके हीटर का यूज़ करते हैं। इसका वैसे खाना बनाने को भी यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, कि कुकिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसा हीटर होता है, इसके लिए गर्मी में वो सर्दी में यूज़ करते हैं, यानी पहाड़ों में यूज़ करते हैं हीटर। इस तरीके का हीटर होता है, देखो वहाँ पे इस तरीके का हीटर होता है ये हीटर, और यहाँ पर कॉयल करके यहाँ पर इस तरीके से हीटर होता है। और फिर इसे हम किस में स्विच में लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या निकलती है, यहाँ से हीट निकलती है हमारे पास। इसका यूज़ हम क्या लेते हैं, सर्दियों में लेते हैं, ये समझो। अब मेरी बात सुनो कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा निकले तो ये बहुत, तो रजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ना उसका, रजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो रजिस्टिविटी भी तभी बढ़ेगी ना उसकी, ठीक है। तो हम एक ऐसे एलॉय का यूज़ करते हैं जिसका क्या हो, जिसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसमें हीट भी ज़्यादा निकले। तो हम रजिस्टेंस ज़्यादा हो इसके लिए एक अलॉय लेके, तो फिर हम क्या लेके आएंगे, अलॉय लेंगे, ताकि रजिस्टेंस, हीट की बात हो रही है, अलॉय लेंगे। अलॉय क्यों लेंगे, अलॉय इसलिए लेंगे क्योंकि उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हीट को अपने पास रखेगा। तो ऐसे रजिस्टेंस का नाम, तो ऐसे वायर यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है नाइक्रोम अलॉय का यूज़ किया जाता है, नाइक्रोम अलॉय का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम अलॉय का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और रजिस्टिविटी हाई होने के कारण क्या होता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है और ये ग्लो करने लगता है, और गर्म हो जाता है, ठीक है। ये रेड होकर के ग्लो करता है, रेड हो जाता है, और फिर क्या करता है, ये ग्लो करने लगता है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। और नाइक्रोम मतलब निकल प्लस क्रोमियम का कॉम्बिनेशन, निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन। मैंने बताया था अलॉय क्या होता है, दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिला करके बनाया जाता है, तो ये नाइक्रोम से बना होता है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी, ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको एक वो बना लेते हैं, टेबल फॉर्म बना लेते हैं। तो हमने ये टेबल फॉर्म बना ली कि कौन क्या होता है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ये कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 अप्लायंसेज है ना अपने पास, ये रहे 1 2 3। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लायंस, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बल्ब, यहाँ लिख दिया हमने कौन सा था, सेकंड कौन सा था, फ्यूज़, और तीसरा कौन सा था, हीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लें, तो यहाँ पर क्या ले लोगे आप, लाइन से हो गया। अब हम क्या बताना चाहते थे, अपन ये बताना चाहते थे कि कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे अपन। यार ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, एलिमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, एंड वाई का आंसर देते हैं, करता है। और कितना होता है, लगभग कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचो इतनी ज़्यादा हीट ये अपने पास रखता है, उसके कारण ही तो ये दूर तक रोशनी देता है,
ठीक है। इस कारण ये क्या करता है, ग्रो करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, बहुत हाई हो गया। और ये प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, टंगस्टन के अंदर पाई जाती है। ये उन्हें पहले से पता है कि ऐसा एक टंगस्टन है, उन्होंने खोजा। अभी मतलब यही क्यों, ठीक है। अब फ्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्यूज़ के लिए हमने क्या क्या बताया था आपको, फ्यूज़ के लिए हमने क्या बताया था कि सर एक एलॉय लेते हैं हम, कौन सा, कॉपर। याद क्यों करोगे, क्योंकि सारी वायरिंग कॉपर से होती है, तो कॉपर में कुछ मिलाया जिससे कि उसकी क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, तो एलॉय यूज़ करेंगे। हमने क्या कहा था, एलॉय बनाएंगे। कैसे बनाया, हम चाहते थे कि हमारी वायरिंग से पहले ही वो फ्यूज़ हो जाए, तो कॉपर प्लस निकल का बनाया, कॉपर प्लस निकल का बनाया। इसको क्या, इसको कांस्टेंट 10 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट 10 भी बोलते हैं, कांस्टेंट 10 भी इसका नाम है, कांस्टेंट 10 एलॉय बनाया। ये देखना आपके उसमें भी मिल जाएगा। कॉपर प्लस निकल का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि फ्यूज़ में हमें इसको मेल्ट करना है जल्दी से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो कॉपर हीटर का कितना होता है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखो हीटर का क्या होता है, हीटर का मैंने बताया, हीटर का याद करो। हीटर में मैंने वो कराना था, तो मैं अलॉय ही लूँगा, क्योंकि मेरे को इसको भी ग्लो कराना है और इससे मेरे को हीटिंग इफेक्ट लेना है। तो अलॉय लूँगा, एक ऐसा लूँगा जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिला मेरे को, ऐसा सबसे ज़्यादा सही लगा मेरे को क्रोमियम। अब इसमें लिखा हुआ है अपने को क्रोमियम का, क्रोमियम नहीं, नाइक्रोम। मैं यार पता नहीं, नींद पूरी नहीं हुई क्या। तो ये कौन सा होता है, नाइक्रोम। कौन सा, अलॉय होगा कौन सा, नाइक्रोम, यानी कि निकल प्लस क्रोमियम का लेंगे। क्यों लेंगे सर, इसकी जैसा कि हमें पता है सर कि इसकी रजिस्टिविटी, इसकी अलॉय की रजिस्टिविटी हाई होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी हाई होती है। जब रजिस्टिविटी हाई है तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, तो आर भी सर हाई होगा। और अगर रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी, आर हाई होगा, तो हमने देखा था एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। और रो अगर ज़्यादा है तो, ये मैंने बातें लिखी, रो ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा है तो एच भी ज़्यादा होगा, तो एच भी सर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। बस इतनी सी कहानी आपको लिखनी थी, ऐसे समझना था आपको। इसको आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जिसको ये चीज़ समझ में आ गई ना, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कॉपर से तो कॉपर निकल के याद आ जाएगा कि कॉपर की वायरिंग से कम होना चाहिए। टंगस्टन सबको पता ही होता है, और नाइक्रोम Na प्लस और Cr का होता है, रो ज़्यादा होगी। इसको मैं ढंग से लिख दूँ, ये मैंने रो बनाया है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया। अब एक अपने लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, पावर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, आपके पावर पूछा जाएगा। वो पावर की बात करेगा कि सर पावर क्या होता है। पावर में आपको क्या करना है, आपको तीन डेरिवेशन करने हैं, ये मैं इजी वे में बता दूंगा, बहुत ही इजी वे में बता दूंगा। डेरिवेशन आपको कितने फॉर्मूले निकालने हैं, 3 फॉर्मूलेज निकालने हैं आपको, और याद भी रखना है उसको। और याद नहीं रखना है, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताऊंगा कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उन फॉर्मूलेज के लिए। 3 फॉर्मूलेज को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर निकालनी। पहली बात तो पावर होती क्या है, ये बताओ मेरे को। पावर होती क्या है, देखो पावर क्या होती है। पावर ये होती है कि जैसे एनर्जी क्या होती है, कि एनर्जी ये होती है कि किसी काम को करने की कैपेसिटी। यानी मैंने खाना खाया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, तो मैं कोई काम कर सकता हूँ क्या, खेल सकता हूँ क्या, कूद सकता हूँ क्या, या कुछ भी कोई काम कर सकता हूँ क्या। मैं किसी मान लो किसी गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, तो मेरे में क्या होती है, एनर्जी है। तो अगर वो उसको गाड़ी को धक्का दे दिया, यानी कि उसको धक्का देने की कैपेसिटी है क्या मेरे अंदर, तो वो तो हो गई एनर्जी। लेकिन एक बात हो, तो 2 आदमी थे, एक आदमी तो उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाता है 1 घंटे में, एक आदमी उसको पहुंचाता है 10 घंटे में। तो एक बात होता है, उस काम को करने की रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, यानी कि उस काम को करने के लिए कितनी जल्दी उसने वो काम को किया, या कितनी जल्दी उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन, या फिर इसको ओरिजिनली बोलते हैं रेट ऑफ
रेट ऑफ ट्रांसफर, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर तो कर रहा है, ट्रांसफर एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और रेट क्या होता है, और रेट क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन समझो, बस ये समझो रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब वर्क क्या होता है, एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम। और यहां पर हम हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हीट अपॉन टाइम, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है सर, पावर की यूनिट वॉट होती है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर, क्योंकि एनर्जी की क्या होती है जूल, और इसकी होती है जूल पर सेकंड होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पावर क्या है, ठीक है। अब हम पावर के फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि पावर की यूनिट क्या लिखी है हमने, पावर की यूनिट ध्यान रखना वॉट होती है, और मैंने बताया कि ये क्या होता है सर, एनर्जी पर सेकंड एनर्जी, यानी कि जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड होती है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने कि रेट ऑफ वर्क डन, कि कौन कितना जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। काम तो कर लेंगे, काम आप भी कर लोगे, काम मैं भी कर लूँगा। आप 100 दिन में करोगे, मैं 10 दिन में करूँगा, तो 10 दिन वाले की पावर ज़्यादा हुई ना एनर्जी ट्रांसफ़र करने की, बस यही बात है। ये ऐसे समझ लो कि मान लो एक बल्ब है, एक छोटा सा बल्ब है जो एलईडी बल्ब है, छोटा सा बल्ब है मतलब जो हम दिवाली पे लेके आते हैं, और एक हमारे घर में बड़ा बल्ब होता है, ठीक है। अब एक बात होता है, कौन ज़्यादा रोशनी देता है, छोटा बल्ब कम रोशनी देगा, बड़ा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इंटेंसिटी से, जो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो मान लो इसको ग्लो से भी ले लो, जो ग्लो कम कर रहा है यानी कि उसकी पावर कम होगी, ये भी आपके काम आ जाएगा, उसकी पावर कम है। और जो ग्लो ज़्यादा कर रहा है यानी कि वो जल्दी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसा समझो, तो पावर ज़्यादा होगी, ये भी बहुत काम का है, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा रोशनी दे रहा है ना, मतलब आपको बहुत दूर तक जा रही यानी कि वो अपनी रोशनी को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि उसकी पावर ज़्यादा है। और ग्लो कम कर रहा है यानी कि उसकी पावर कम है, मतलब वो धीमे काम कर पा रहा है, बहुत धीमे है ना, वो कर पा रहा है अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ओके सर। अब हम देखते हैं डेरिवेशन, जल्दी से देख लेते हैं। अब हम पावर का डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे मैं बताऊंगा ना आपको, बस उस हिसाब से कर लीजिए, तो बहुत इजी। जैसे ही मैं बता दूंगा ना, आप बोलोगे सर ये इतना ही था क्या इजी, जबकि आप देखोगे किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा पावर डेरिवेशन का, पावर का। बस एक चीज़ समझ लो कि हमारे पास क्या होता है सर, एक फॉर्मूला होता है ना, ये हमें अच्छे से याद हो गया। V बराबर, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे ध्यान रखना है, कभी भूलोगे ही नहीं आप। V बराबर IR होता है, ना, तो हमारे पास यहाँ क्या है, VB है, IB है और RB है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना दो, एक तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना दोगे तो हो जाएगा V डिवाइडेड, ऐसे लिख दो, I और R। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है सर, V और I। तो V और I हो गया, V और R हो गया, और ये क्या, ये इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, I और R का। यानी कि तीनों फॉर्मूले क्या होंगे, एक तो IB की फॉर्म में होंगे, एक VR की फॉर्म में होंगे, और एक IR की फॉर्म में होंगे। किसकी, एक VI की फॉर्म में होंगे, एक VR की फॉर्म में होंगे, और एक IR की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब पावर करके हमारे को निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम वापस क्या लिख लेंगे, उन्हीं कॉम्बिनेशन को लिख लेंगे ताकि वो याद रहे। V बराबर IR वाले के V और I के अंदर कॉम्बिनेशन निकालना है अपने को। तो V और I और R को कॉम्बिनेशन करना चाहेंगे अपन, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, V और I, तो VI में कॉम्बिनेशन बन सकता है, V और R में कॉम्बिनेशन बन सकता है, VR, और I और R में कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो I R में कॉम्बिनेशन। यानी कि ये जो तीन फॉर्मूले निकलेंगे ना, ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही बस ये हो गए। अब इनको ड्राइव कर लो, बस ये हो गए। ये ध्यान रहेगा कैसे होगा, देखना, ट्राई करना, कितना आसान लगेगा आपको ये। तो जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या बताया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर, पावर इक्वल टू होता है सर
टू डू रेट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सर पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ टू डू वर्क। और आपको हमने बहुत बार बता रखा है कि रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, यानी कि वर्क के अपॉन में क्या चले जाना, टाइम, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं सर, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे फॉर्मूले, वो जल्दी से फॉर्मूले लिख दो, कौन कौन से सर, V बराबर W बाई क्यू, मैंने तो इतनी बार लिख दी, मुझे याद हो गए। I बराबर क्या होता है सर, Q बाय T, और V बराबर सर I R, इन तीनों का ही तो अपन को निकालना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, P और P, अब हम क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना किस में निकालना है, पहले मैंने आपको समझा दिया निकालना किस में है, VI में, IR में और VR में। तो एक बात बताओ, W है क्या इसके अंदर, किसी के अंदर, तो W को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। W नहीं है तो W को रिप्लेस कर देंगे। क्या W दिख रहा है आपको यहाँ कहीं, नहीं है ना, तो W को रिप्लेस कर देंगे। W को रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ से W को रिप्लेस कर दो यहाँ से, कि सर यहाँ से हमने उठा लाया W की वैल्यू को पुट कर दो, तो V इंटू Q, जिसको हटाना होता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं V इंटू Q। तो सर P बराबर V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। अब एक बात हो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी Q दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको कहीं पे भी Q दिख रहा है क्या, यहाँ पे Q दिख रहा है क्या यहाँ पे किसी को, तो आप Q को रिप्लेस कर दो। Q को सर रिप्लेस करते हुए Q और T दिख रहा है क्या, नहीं, तो Q बाई T कहीं दिख रहा है, तो यहाँ से Q बाई T की वैल्यू ले आओ, यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या रख दोगे, Q बाई T की जगह पे। अब आपको Q बाई T भी है क्या यहाँ पे, यहाँ T नहीं है सर, W था क्या, नहीं है सर, और यहाँ Q है क्या, नहीं है सर, तो Q बाई T की वैल्यू को पुट कर देंगे ना हमने, ये दोनों भी गायब हो जाएंगे हमारे फॉर्मूले से। ठीक है सर, Q बाई T की वैल्यू पुट कर देंगे। Q बाई T की वैल्यू पुट करने पर, Q बाई T बराबर I पुट करने पर, तो क्या आ जाएगा सर, P बराबर V I आ जाएगा। तो देखो आ गया ना, I, P बराबर V I, मैंने जो बताया था पहला फॉर्मूला आ गया हमारा, ये देखो पहला फॉर्मूला आ गया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहला फॉर्मूला आ गया, दिस इज़ ए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, मैंने पहले आपको बताया था कॉम्बिनेशन से निकाल लो, तो ये हो गया V I। अब देखो दूसरा और तीसरा, यहाँ पे ही बता देता हूँ दूसरा और तीसरा आपको, यहाँ पे ही समझा देता हूँ मैं, दूसरा और तीसरा भी यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो V I आ गया। अब हमें किस में निकालना है, I R में। ये हो गया, ठीक है, देखो V I में हो गया। अब हमें या तो I R में या V R में निकालना है, या तो I R में या V R में निकालना है। तो एक बात बताओ, V और I दे रखे हैं, तो मान लो हमें I R में निकालना हो, तो हम V की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, V को हटाएंगे, I R में निकालना हो तो I है, R नहीं है, तो V की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम, इसको रिप्लेस कर दो। अब कैसे करोगे, V की वैल्यू को पुट कर दोगे, कहाँ से, यहाँ से पुट कर दोगे V की वैल्यू को, V बराबर सर I R पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को I R निकालना है। अब ये पुट करना कैसे जान रहा है, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन बताया, जब हो रहा है ये कुछ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट, जब ईजी है। ठीक है, तो P बराबर सर V की जगह I R पुट करने पर I इंटू R इंटू I आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा सर, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R आ जाएगा। दिस इज़ योर सेकेंड फार्मूला से रिलेटेड, या कोई भी सब्जेक्ट्स में या किसी भी प्रकार से, या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दिया करो और कमेंट कर दो नीचे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर कर दिया करो, और ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। ये हो गया, ठीक है, मैं इसको छोटा करके और बता देता हूँ आपको दोबारा से, क्योंकि अलग पेज में जाएंगे ना तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया सर। अब आप देखो P बराबर I स्क्वायर आ गया। अब मेरे को V और R में चाहिए, तो पहले क्या था मेरे पास, इसको ही ले लो, इसको यहाँ से उठा लो, तो P बराबर V I, तो V I था। अब मेरे को V R में चाहिए, V और R में चाहिए, तो I को रिप्लेस करना चाहूँगा ना मैं, तो I को रिप्लेस करना चाहूँगा, तो यहाँ से बोलो कि सर V बराबर I R
तो आई बराबर कितना हो जाएगा सर, आई बराबर वी बाई आर। तो आई की वैल्यू पुट कर दो। मैं ये बता रहा हूँ कि किसकी वैल्यू कब पुट करनी है। तो आई को अगर रिप्लेस करना है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जिसको रिप्लेस जिसको हटाना होता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, पी बराबर वी, मैं ये ले लेता हूँ दूसरा, राइट, पी बराबर वी इंटू आई की वैल्यू क्या है सर, वी बाई आर है, वी बाई आर है, ठीक है, वी बाई आर है। तो एक बार बताओ, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर हो गई या नहीं हो गई? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो ये तीनों के डेरिवेशन हो गए। तो आप देख लो, मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन बना लो, कि एक वी आई का कॉम्बिनेशन, एक आई आर का और एक वी आर का। फिर वर्क बराबर क्या होता है, P बराबर पावर बराबर क्या होती है सर, W बाई टी, ठीक है। तो W बाई टी, तो W की वैल्यू को पुट करा हमने V इंटू क्यू से, तो Q बाई टी हो गया। तो Q बाई टी की आई की वैल्यू पुट करा तो वी आई आ गई। फिर वी आई की फिर हमें वी आई थी तो हमें आई आर में चाहिए था, तो V को रिप्लेस करना था, तो हमने आई आर की वैल्यू V की वैल्यू पुट कर दी आई आर, तो आई स्क्वायर आर आ गया। तो ये आई स्क्वायर आर होती है, वी आई की वी आई होती है, और वी आर की क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है। फिर हमने क्या किया कि P बराबर वी आई था, तो P बराबर वी आई और हमें चाहिए थी वैल्यू V और R में, तो V और R में चाहिए तो आई को रिप्लेस कर दो, आई को रिप्लेस करते तो V बराबर आए, तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो इस तरीके से हमारे सारा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारे से किसी भी प्रकार से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप व्हाट्सअप से भी हमारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे भी हम काफ़ी एक्टिविटीज़ क्यूज़ वगैरह लेके आते हैं, तो मेंटीज़ क्यूज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और अब ये जो चारों चैप्टर आ गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि अब जो मेंटी क्यूज़ होने वाली है हमारी संडे को, उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे। और जो चारों चैप्टर है ना, पिछले चारों चैप्टर, और जो मैं अभी तक चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, मैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन वाला, उस चैप्टर को सबको आप रिवाइज करेंगे। अब जब इसकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचेगा, उसके बीच में मैं आपके पास न्यूमेरिकल भी ले आऊँगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कर लूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, ताकि वो भी इस तरीके का बेनिफिट उठा सकें और हम भी मोटिवेट हों, ताकि आपके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई को एनहांस किया जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, बाय।